चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात वैगनर चीफ की मौत की मिस्ट्री की। प्रिगोजिन की मौत को लेकर पहली बार पुतिन ने एक बहुत बड़ा और बहुत अहम बयान दिया है। जिस तरह प्लेन क्रैश को लेकर पुतिन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पुतिन के प्रवक्ता ने भी आज सारी बातें साफ साफ कही हैं। लेकिन इन बयानों के बाद प्रिगोजिन का राज और ज्यादा गहरा हो गया है और सवाल अब और ज्यादा उठने लगे हैं। प्रिगोजिन की मौत के 48 घंटे बाद पुतिन खुद दुनिया के सामने आए। पुतिन एक ऐसी बात कह गए और प्रिगोजिन की मौत के बाद इतना बड़ा बयान दे गए कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे का रहस्य खुद ब खुद खुलने लगा। आखिर पुतिन ने ऐसा क्या बयान दिया? क्या पुतिन ने खुद ही किसी साजिश का इशारा कर दिया है? आज पूरी दुनिया के अखबारों में प्रिगोजिन की मौत को लेकर एक नहीं साजिश की तमाम थ्योरियां बताई जा रही हैं। लेकिन सच्चाई क्या है और मौत की असल वजह क्या है, उसकी तह तक पहुंच पाना इतना मुश्किल भी नहीं है। आज हम प्रिगोजिन की जिंदगी के उस फ्लैशबैक में जाएंगे जहां प्रिगोजिन रूस की जनता के बीच में लोकप्रियता का आनंद उत्सव मना रहा था। लोग प्रिगोजिन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेकरार थे। उस वक्त भी ये रिपोर्ट्स आई थी कि प्रिगोजिन की ये लोकप्रियता रूस के अंदर ही बहुत सारे लोगों को चुभ रही थी। क्या ये तस्वीरें सिर्फ पुतिन के करीबी आर्मी अफसरों को ही परेशान कर रही थी, या फिर क्या पुतिन भी प्रिगोजिन की बगावत की हिमाकत से घबराए हुए थे? या फिर क्या पुतिन और पुतिन की कोर टीम इस बात से काफी परेशान थी कि प्रिगोजिन बेशुमार दौलत के मालिक बन चुके हैं? आखिर अफ्रीका महाद्वीप की वो कौन सी सोने चांदी और हीरे की खानें थीं जिसके मालिक प्रिगोजिन और वैगनर लड़ाके थे? क्या यही अकूत संपत्ति हासिल करने के लिए प्रिगोजिन के कत्ल की कथित साजिश हुई और उनकी मौत को संदिग्ध माना जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब प्रिगोजिन की मौत के बाद खुलकर सामने आ गया है। हम प्रिगोजिन की मौत से जुड़े हर बड़े रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं, लेकिन हम 2 महीने पहले की वो तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाएंगे जब प्रिगोजिन बगावत कर रहे थे और रूस के ही कुछ आर्मी अफसर उनको समझा रहे थे। उस वक्त कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि प्रिगोजिन पुतिन का परमाणु राज जान चुके थे। पुतिन के परमाणु गोदाम कहां-कहां पर हैं, यानी रेडियो एक्टिव तत्व कहां-कहां छुपा कर रखे गए थे, इस बात की जानकारी भी प्रिगोजिन को लग चुकी थी। उन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स में तब यह दावा भी किया गया था कि अगर प्रिगोजिन के हाथ में एक भी परमाणु संयंत्र लग जाता या फिर वो किसी परमाणु रिएक्टर पर अपनी वैगनर आर्मी के साथ कब्जा जमा लेते तो ना सिर्फ पुतिन को ब्लैकमेल कर सकते थे बल्कि वो पूरे यूरोप को घुटनों पर ला सकते थे। और ये बात पुतिन से अच्छा कौन समझता है, क्योंकि जैसे ही पुतिन की आर्मी यूक्रेन में कदम रखती है तो उसको सबसे पहला और बड़ा टारगेट ज़पोरिज़िया में परमाणु संयंत्र पर कब्जे का ही दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या प्रिगोजिन ने भी परमाणु कब्जा करके पुतिन को साइडलाइन करने की साजिश रची थी, जिसका अंजाम आखिर प्रिगोजिन को ही भुगतना पड़ा? आइए जरा पुतिन का बयान सुनते हैं कि पुतिन किस तरह प्रिगोजिन की मौत पर आंसू बहा रहे हैं और दुख जता रहे हैं। Касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем.
देखिए आज पुतिन किस तरह भावुक अंदाज में दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि प्रिगोजिन से उनकी कोई खास दुश्मनी थी ही नहीं और प्रिगोजिन को वो 1990 से यानी 33 सालों से जानते थे। लेकिन सच क्या है ये किसी से छुपा भी नहीं है। पुतिन के करीबी दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने खुद ये बयान दिया था कि पुतिन उस वक्त ही प्रिगोजिन को खत्म कर देना चाहते थे। जब बगावत हुई थी तब लुकाशेंको ने कहा था प्रिगोजिन की बगावत से पुतिन काफी ज्यादा नाराज थे, यहां तक कि पुतिन प्रिगोजिन को रास्ते से हटा देना चाहते थे, लेकिन मैंने बीच बचाव करके किसी तरह पुतिन को ऐसा करने से रोका था। कई एक्सपर्ट्स ने तो ये दावे भी किए थे कि पुतिन लड़ाकू विमानों से प्रिगोजिन पर हमला करना चाहते थे, लेकिन पुतिन की टीम ने पुतिन से गुस्से को काबू में करने को कहा था। क्योंकि अगर प्रिगोजिन को मार दिया गया तो रूस के अंदर अति राष्ट्रवादी लोग पुतिन से नाराज हो सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस की सेनाओं के मनोबल पर भारी असर पड़ सकता है। और इन तस्वीरों से यह साफ भी हो जाता है कि प्रिगोजिन की लोकप्रियता थी। आज भी रूस के अति राष्ट्रवादी आकर प्रिगोजिन की कब्र पर फूल चढ़ा रहे हैं। ये लोग प्रिगोजिन की मौत से दुखी हैं। Памяти символу нашего сопротивления действительно был символ правды. Наши властимущие, к сожалению, не видят тех проблем, которые видел он. Они их не озвучивают, они не освещают. И я не знаю, у меня просто не хватает эмоций, когда передать, так сказать, горечь. Я надеюсь, что найдутся достойные люди, которые пойдут по его стопам, и не ударят грязь лицом. То есть это лично мое мнение. Я считаю, безусловно, героем тех людей, которые погибли накануне. Они очень много сделали для России. Что бы ни говорили, история расставит все по своим местам. आज पुतिन ने बाकायदा एक रिपोर्टर को बुलाकर क्रेमलिन के अंदर इंटरव्यू दिया है और प्रिगोजिन की मौत को निजी नुकसान की तरह दिखाने का प्रयास किया है। पुतिन ने दुनिया के सामने जो भी बयान दिए हैं उसमें से सबसे बड़ा बयान यही है कि प्रिगोजिन एक होनहार बिजनेसमैन थे। क्या यही वो वजह है जो प्रिगोजिन का काल बन गई? क्या अफ्रीका में फैली अकूत संपदा पर प्रिगोजिन का कब्जा ही उनके गले की फांस साबित हो गया? Смотрите, сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютно. И здесь, конечно, нужно исключительно, освещая эту проблематику, основываться все-таки на фактах. Фактов пока немного, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас... वैगनर चीफ प्रिगोजिन और उनकी वैगनर टीम का नेटवर्क दुनिया के 2 दर्जन देशों में फैला हुआ था। अफ्रीका के अंदर वैगनर चीफ का लाखों बिलियन डॉलर्स का साम्राज्य था। देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप के नक्शे में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नामक देश की लोकेशन। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश के अंदर एक सोने की खदान है। इस सोने की खदान से हर साल 2378 करोड़ रुपए की कमाई होती है। 2378 करोड़ की सालाना कमाई पर वैगनर और प्रिगोजिन का कब्जा था। वैगनर समूह और प्रिगोजिन ने कई शेल कंपनियों के जरिए इनसे सोने की खदान की सुरक्षा और खनन सहित सभी लाइसेंस हथिया लिए थे। मिसाल के तौर पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश के अंदर एक सोने की खदान है। इस देश की राजधानी बांगोई से 400 किलोमीटर दूर स्थित डेसिमा गोल्ड माइन में 2 साल पहले तक हाथ से खुदाई होती थी। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि वैगनर यहां हैवी मशीनरी से काम कर रहा है। वो यहां से सालाना 4.2 टन सोना निकाल रहा है, जिसकी कीमत 2378 करोड़ रुपए है।
बड़ा सवाल यह है कि आखिर वैगनर और वैगनर चीफ प्रिगोजिन की इसी सोने की खदानों पर कब्जे के लिए ही प्लेन क्रैश की साजिश रची गई। प्रिगोजिन की मौत के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अब वैगनर समूह का क्या होगा? ये रूस का हिस्सा रहेगा या नहीं? क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस समूह को अपनी मुट्ठी में करेंगे? अफ्रीका में इन लड़ाकों का क्या होगा? ऐसे में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। अब प्रिगोजिन की मौत के बाद ये पुतिन के सामने एक बड़ी चुनौती है। Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. दावा किया जा रहा है कि प्रिगोजिन की मौत से ठीक एक दिन पहले रूस के कई अधिकारी अफ्रीका महाद्वीप के देश लीबिया के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि वैगनर के एक जवान एक नए कमांडर को रिपोर्ट करेंगे। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार बेंगाजी में हुई बैठक में रूस के उप रक्षा मंत्री यूनुस बेक येवकुरो ने पूर्वी लीबिया के कमांडर खलीफा हफ्तार से कहा कि वैगनर के लड़ाके एक नए कमांडर को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही आश्वस्त किया है कि वैगनर लड़ाके देश में रहेंगे, लेकिन मॉस्को के नियंत्रण में रहेंगे। ऐसा लगता है कि मॉस्को का इरादा वैगनर ग्रुप को छोड़ने का नहीं है। वैगनर एक ताकत है जिसने सीरिया, लीबिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और माली में गृह युद्ध लड़े हैं और विद्रोह में भी अहम भूमिका अदा की है। इस दौरान सोने की खदानों और तेल क्षेत्रों पर भी कब्जा किया है। अब ये पूरा साम्राज्य दोबारा कंट्रोल में लाना भी पुतिन के लिए जरूरी है। रूस के कब्जे वाला क्राइमिया बेहद खौफ में है। ज़ेलेंस्की के ड्रोन ने क्राइमिया को दहला दिया है और रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 24 अगस्त को यूक्रेन के जितने ड्रोन हमले किए सब नाकाम कर दिए गए। दुनिया के सबसे सक्षम फाइटर जेट में से एक F-16 सौंपने के फैसले से ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का जोश हाई है और क्राइमिया पर अटैक पर यूक्रेन साबित करना चाहता है कि युद्ध खत्म तब होगा जब 2014 से कब्जा क्राइमिया से रूस की रवानगी होगी। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7 या 8 नहीं, 40 ड्रोन। मतलब रात भर ड्रोनों से यूक्रेन ने क्राइमिया पर बारूद की इतनी बारिश की है कि लगता है कि पुतिन के कीव विजय का सपना दरक जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे में क्राइमिया पर 40 ड्रोन और पिछले 10 दिनों का हिसाब लगाएं तो कुल 100 ड्रोन। कहां से मिली ज़ेलेंस्की को इतनी ताकत? क्यों फेल हो रहा है पुतिन का पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम? ज़ेलेंस्की के ड्रोन की तबाही की तस्वीरें एक एक कर आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे यूक्रेन ने अपने काउंटर अटैक की धार इतनी बढ़ा दी है कि रूस की फोर्स को अब सांस लेने में भी तकलीफ होने वाली है। सूरत नहीं बदली तो रूस को भूल जाना होगा कि यूक्रेन का आक्रमण एक भूल थी और क्राइमिया यूक्रेन का ही हिस्सा है। लेकिन इन सब की डिटेल आगे। फिलहाल तो वो तस्वीर देखिए जिसके कारण मॉस्को में खलबली मची है। नीदरलैंड से 42 F-16 जेट फाइटर, डेनमार्क से 19 F-16 जेट फाइटर, नॉर्वे से अभी क्लियर नहीं, लेकिन 5 से 20 की कोई संख्या हो सकती है। और अमेरिका के पास तो इस F-16 का पूरा बेड़ा ही मौजूद है। ये सारे लड़ाकू विमान यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं। जरा सोचिए, 60 F-16 एक बार कीव से क्रेमलिन कूच करते हैं, रूस पर मिसाइलों के प्रचंड प्रहार करते हैं, तो रूस का क्या होगा? और दुनिया ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है।
तब तो और जब यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-400 का कचूमर निकाल दिया है। नॉर्वे के उस ताजा ऐलान के बारे में आपको आगे बताएंगे कि कैसे नाटो की ताकतें रूस की सेना के साथ खेल रही हैं। पुतिन इस वक्त 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 2 कदम उन्हें पीछे आना पड़ता है। लेकिन इसके डिटेल में जाने से पहले रूस को दहलाने के लिए ज़ेलेंस्की के सबसे ताजा ड्रोन हमले की लेटेस्ट रिपोर्ट। रूस के रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा, सुनिए। क्राइमिया के ऊपर यूक्रेन के 42 ड्रोनों से हमला किया गया। इनमें से 9 ड्रोनों को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और 33 ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से टारगेट हिट करने के पहले जैम कर दिया गया। क्राइमिया युद्ध के शोलों से दहकने लगा है। पुतिन के इस सुरक्षित इलाके को ज़ेलेंस्की ने विस्फोटकों का जहन्नुम बना दिया है। और यही नहीं, यूक्रेन मिसाइलें भी दाग रहा है। ये S-200 मिसाइल सोवियत काल के दौरान की है, जिसे यूक्रेन ने ताजा हमले के लिए अपडेट किया है। मतलब ज़ेलेंस्की के पास जो भी है उससे पूरी शक्ति के साथ रूस पर हमला कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्म रूप से नहीं, सरसरी तौर पर भी आप बैटल ऑफ रूस यूक्रेन देखेंगे तो लगता है कि यूक्रेन का पलड़ा भारी होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी नोट करना जरूरी है कि पुतिन के तुड़ीर के अभी कई तीर ज़ेलेंस्की पर चलने बाकी हैं। हम खंगालेंगे पुतिन के हथियार का गोदाम, लेकिन अभी तो जलती क्राइमिया की कुछ और तस्वीरें। रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान आया है कि यूक्रेन ने एक उन्नत S-200 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च की थी, जिसे मॉस्को के दक्षिण पश्चिम में कलुगा क्षेत्र में रूसी सेना ने पता लगाया और मार गिराया। क्राइमिया के उस कर्च ब्रिज को भी यूक्रेन निशाना बना रहा है, जो रूस की सेना के लिए मुख्य रसद और हथियार सप्लाई लाइन है। असल में ये हमले यूक्रेन की सेना की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ज़ेलेंस्की ने बार बार क्राइमिया में कीव के शासन को बहाल करने की कसम खाई है, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। असल में यूक्रेन और रूस के रिश्तों के बीच खाई 2014 से ही बढ़नी शुरू हो गई थी, जिसका फाइनल नतीजा 24 फरवरी 2022 को आया कि पुतिन ने यूक्रेन पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। पहले हालात रूस के पक्ष में रहे, लेकिन कैलेंडर में साल बदला और अब धीरे धीरे ही सही यूक्रेन के तकदीर की तारीख भी बदलती दिख रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे रूस पर हमला ना सिर्फ ड्रोन करेंगे, ना सिर्फ मिसाइलें करेंगी, बल्कि यूक्रेन F-16 से मॉस्को पर बम बरसा सकता है। लेपर्ड टैंक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तरह ही अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान को सौंपने पर सहमति एक लंबी बातचीत के बाद बनी है। अमेरिका यूक्रेन को F-16 सौंपने को लेकर अब तक अनिच्छुक दिख रहा था। अमेरिका को इस बात का डर है कि इससे रूस के साथ सीधा टकराव बढ़ सकता है, लेकिन ये बातें अब पुरानी हो गई। यूक्रेन के पायलटों को F-16 जैसा एडवांस फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन के पायलटों का अंग्रेजी में हाथ बहुत तंग है और F-16 में लगे सिस्टम बेहतरीन अंग्रेजी की समझ की डिमांड करते हैं। लिहाजा F-16 चाहे जितनी बड़ी तादाद में यूक्रेन आए, अभी उसके आने में देर है, लेकिन जिस दिन आ गया उस दिन रूस के पसीने जरूर छुड़ा सकता है। रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। कि अगर वो यूक्रेन को लड़ाकू विमान देते हैं तो उन्हें भारी खतरे का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन और विदेश में इसके समर्थक पिछले कई महीनों से F-16 लड़ाकू विमानों के सौंपे जाने के लिए अभियान चला रहे हैं। उनकी दलील है कि यूक्रेन के कब्जे किए गए इलाकों को वापस लेने के लिए काउंटर अटैक की गति बढ़ाने के लिए रूस पर हवाई दबदबा कायम किया जाना जरूरी है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनाक ने मई में कहा था, जब हमारे पास F-16 आ जाएंगे तो इस युद्ध को हम जीत लेंगे। मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बिना असरदार हवाई सपोर्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की क्षति। ये क्षति यूक्रेन बहुत दिनों तक नहीं झेल सकता। युद्ध जारी रहेगा।
तो सैनिकों को कफन में सोना तय है और यूक्रेन के पास रूस जैसी विशाल सेना नहीं है, जो है सीमा पर है और पिछले 1.5 साल से अपनी जमीन को पुतिन से बचाने के लिए जान पर खेल रहे हैं। F-16 से ज़ेलेंस्की रूस पर किस लेवल का हवाई दबाव बना पाएंगे, ये तो F-16 के यूक्रेन आने और उसके ऑपरेशन स्टार्ट करने और रूस को उसका जवाब देने की बात ही तय हो पाएगा। फिलहाल डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन की ज़ेलेंस्की को F-16 देने के पीछे की मंशा पर फोकस करते हैं। इस डिलीवरी का मतलब है यूक्रेन को बचाना। हम ये जेट नए साल तक देना शुरू कर देंगे, पहले 6, इसके बाद अगले साल 8 और फिर बाकी 5 लड़ाकू जेट 2025 तक डिलीवर होंगे। यूक्रेन के हौसले में एक नई जान आ गई है। क्यों? इसे F-16 की बेहद छोटी सी जानकारी में समझिए। F-16 को दुनिया में सबसे अधिक सक्षम लड़ाकू विमान माना जाता है। इसे प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल और बमों से लैस किया जा सकता है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अचूक निशाना साधने की F-16 की क्षमता। F-16 के सिर्फ यही 3 गुण पुतिन के लिए चिंता का सबब बन सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन को रूसी सेना पर सभी मौसमों में और रात के समय भी सटीकता के साथ हमला करने वाला हथियार मिलने जा रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन के पास कई तरह के लड़ाकू विमान हैं, जिसमें ज्यादातर मिग हैं, जो सभी सोवियत युग के हैं, जबकि दूसरी तरफ रूस अत्याधुनिक विमानों का इस्तेमाल करता है, जो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और बहुत दूर से ही दूसरे विमान की टोह लगा सकते हैं। यूक्रेन एयरफोर्स कमांड के प्रवक्ता यूरी इनहक को सुनिए। हमारे विमानों के मुकाबले रूसी लड़ाकू विमान अपने रेडार से 2 से 3 गुना दूर हालात का आकलन कर सकते हैं। हमारे लड़ाकू विमान कुछ भी नहीं देख सकते। लगातार होने वाले मिसाइलों और ड्रोन हमलों से अपनी रक्षा करने और काउंटर ऑफेंसिव को सपोर्ट करने के लिए अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इस विमान को बनाने वाली अमेरिकी मिलिट्री इक्विपमेंट निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक मौजूदा समय में पूरी दुनिया के 25 देशों में 3000 F-16 लड़ाकू विमान इस्तेमाल में हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने डेनमार्क और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रियों को विमान सौंपने की बाबत मंजूरी की एक चिट्ठी भेजी थी। ये चिट्ठी असल में F-16 यूक्रेन को देने की राह नहीं खोल रही, बल्कि आगे भी किसी बेहद संवेदनशील हथियार यूक्रेन को पहुंचाने का रास्ता खोलती है। नॉर्वे इस वक्त अपने हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। उसके पास अमेरिका के दिए बहुत सारे F-16 पड़े हैं, जो नया जेट फाइटर आने के बाद उसके लिए बेकार है। यही नहीं, F-16 की सप्लाई 2025 तक तय करने के पीछे का मकसद सीधा सा दिखता है कि नाटो की ताकतें दुनिया के मंचों से भले ही युद्ध का द एंड करने की अपील करती हो, लेकिन उनकी मंशा ऐसी नहीं है। पश्चिमी ताकतें चाहती हैं कि युद्ध जारी रहे और यूक्रेन उनके हथियारों का डंपिंग ग्राउंड बना रहे। पुतिन को ज़ेलेंस्की आंख दिखाते रहे। युद्ध के नतीजे से चीन भी सीख लेता रहा कि ताइवान बहुत दूर है और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका का वर्चस्व बना रहे। ज़ेलेंस्की इन्हीं पश्चिमी ताकतों का मोहरा भर है। इस्तेमाल की हुई चीजों को इस्तेमाल करने पर रिजल्ट 100% कहां से हो सकता है। ज़ेलेंस्की को F-16 मिलेंगे तो वो किस हाल में होंगे, ये देखना भी जरूरी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को लेपर्ड 2 टैंक मिलने के समय जोर का झटका लगा था। वादा लेपर्ड के सबसे एडवांस वर्जन का हुआ और मिला नंबर 2। हालांकि आगे लेपर्ड वाली डील जर्मनी ने सुधार ली। ऐसे ही कई और हथियार हैं जिनकी उपयोगिता निर्माणकर्ता देश में समाप्त हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन उसे ऑपरेट करने के लिए मजबूर है। कोई चारा नहीं है। इस फ्रंट पर ज़ेलेंस्की बहुत मजबूर दिख रहे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान वाले फ्रंट में ज़ेलेंस्की बहुत मजबूत दिख रहे हैं। इस बीच कीव की रातें बेसब्री में कट रही हैं कि कब F-16 आए और यूक्रेन डायरेक्ट बारूद की बारिश कर दे। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये F-16 परमाणु वॉरहेड वाली मिसाइलें बड़ी क्षमता के साथ दागता है, मतलब ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और आखिरकार परमाणु युद्ध।
अमेरिका बच गई, लेकिन सितंबर में दूसरा बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को ऐसी वार्निंग दे दी है कि बाइडेन और नेतन्याहू दोनों बहुत परेशान हैं। ईरान ने कहा है कि उसका नया ड्रोन दुश्मनों के हाथ काट देगा। इस ड्रोन को दिखाकर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। इस ड्रोन को दिखाकर ईरान ने अपने दुश्मनों का हाथ काटने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि उससे जो टकराएगा उसका हाथ कलम कर दिया जाएगा। आखिर इस नए ड्रोन को लेकर ईरान का आत्मविश्वास इतना क्यों बढ़ गया है? ये ड्रोन गाइडेड बम से लैस है। ये ड्रोन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है। इस ड्रोन का नाम है मोहाजिर 10 और यही ड्रोन पूरी दुनिया को दिखाकर ईरान ने दो देशों को बहुत ही खतरनाक चुनौती दे दी है। एक है अमेरिका और दूसरा है इजराइल। दोनों ही ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। کسانی که دستشون به طرف این کشور بخواد به تعدی و تجاوز دراز بشه حتما دست اونها به دست توانای نیروهای ما قطع خواهد شد. ईरान की राजधानी तेहरान में जब ये ड्रोन दिखाया गया तो वहां के राष्ट्रपति का आत्मविश्वास देखने लायक था। चकाचौंध वाले इस डिफेंस शो में मोहाजिर 10 को जब दुनिया के सामने लाया गया तो इसकी तुलना अमेरिका के MQ-9 ड्रोन से की जाने लगी। MQ-9 जिसे प्रेडेटर बी ड्रोन भी कहा जाता है। ये वो ड्रोन है जिससे अमेरिका ने अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में अपने बड़े बड़े टारगेट को खत्म किया है। इसमें अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी भी शामिल था। लेकिन अब इसी ड्रोन की नकल बनाकर ईरान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। ईरान और इजराइल की दूरी 1800 किलोमीटर है और ईरान का दावा है कि मोहाजिर 10 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। यानी ये इजराइल तक एक तरफा उड़ान भर सकता है और वहां एक कामिकाज़े ड्रोन की तरह हमला कर सकता है। इसी बात को लेकर अमेरिका और इजराइल घबराए हुए हैं। ईरान के ड्रोन की रेंज बढ़ती जा रही है और अब इसकी जद में पश्चिम एशिया के वो इलाके भी आ रहे हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं और वो इस ड्रोन को लेकर काफी बौखलाए हुए हैं। ما رو به نحوی این کاری که در صنایع نظامی و دفاعی انجام شده قرار داده که امروز بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا نگاهشون به ما کاملا عوض شده. ईरान एक ड्रोन पावर है और दुनिया ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ईरान से युद्ध करना आसान नहीं है। पश्चिम एशिया में ईरान ने अपने ड्रोन पावर की बदौलत ऐसा दबदबा कायम किया है कि इसका खौफ इजराइल तक नजर आता है। ईरान की ऐसी ही ड्रोन पावर को काउंटर करने के लिए इजराइल अब लगातार अपने आयरन डोम जैसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार अपग्रेड करने पर मजबूर हो गया है। मोहाजिर 10 ही नहीं, ईरान अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को लेकर अब बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है।